नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं संतोष चौधरी। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था। अब चुनकर आए विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दी। योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ विधायक सुरेश खन्ना ने किया, जिसका अनुमोदन बाकी के विधायकों ने किया। कार्यक्रम में भाजपा सहयोगी के दल के नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने नेता के नाम पर सहमति व्यक्त की। राज्य में तमाम अगर मगर और कयासों को धत्ता बताते हुए प्रचंड जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर बंधा है। योगी आदित्यनाथ के करिश्माई व्यक्तित्व को देखते हुए दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी की तरफ से मौका दिया गया। इस मौके पर उन्होंने राज्य में भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं को दिया। विधायक दल के नेता के चुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में भाजपा की जीत का सेहरा केंद्र की उन नीतियों को दिया जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लागू किया। उन्होंने कहा कि हमें यूपी को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। योगी आदित्यनाथ के नेता चुने जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार ने प्रशासन के राजनीतिकरण को खत्म किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को लागू करते हुए हमने किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा, जो जिस योजना का हकदार था उसे मिला। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में यूपी के विकास की नींव तैयार की गई और अब अगले 5 साल में यूपी के खोए हुए गौरव को वापस लाया जाएगा। अब यूपी में लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे शुक्रवार की शाम को फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें उनके मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने लगे। प्रदेश की राजधानी में वाराणसी, गाजियाबाद, जौनपुर, बलिया और मऊ के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में हुई हिंसा का मामला दिल्ली से लेकर बीरभूम तक छाया हुआ है। गुरुवार को जहां तमाम दलों ने घटनास्थल का दौरा किया, तो वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीरभूम में हुई हिंसा को शर्मनाक बताया। बीरभूम घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि ये एक शर्मनाक घटना है और शासन पर एक धब्बा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बहुत दर्दनाक होता है। मैं सरकार से रक्षा की पेशकश करने के बजाय सबक सीखने की अपील करता हूं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी ली। बीजेपी नेताओं ने पीड़ितों से भी मुलाकात की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटनास्थल का दौरा करने पहुंची। उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी वीरभूमि के रामपुर हाट पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस की तैनाती में इजाफा कर दिया गया। गांव में महिलाएं भी हैं, कुछ लोग उन पर हमला करने के लिए बाहरी लोगों को लेकर आ सकते हैं। इस पूरे मामले में कोई बाहरी साजिश नजर आती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जमकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री आज यहां पिकनिक करने आई थी, हेलीकॉप्टर से आई, यहां खाना खाया और चली गई। मुख्यमंत्री को यहां के लोगों के साथ बैठकर बातें सुननी चाहिए थी। घटना के विरोध में राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक लगातार सदन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष विमान बनर्जी ने उनकी मांगों को तरजीह नहीं दी, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट किया। अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों को जलाकर मारा गया उनकी पहले हत्या कर दी गई थी और उसके बाद घर के दरवाजे बंद कर आग लगाई गई थी। इधर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में मिला। मुलाकात के बाद बंदोपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभूमि घटना को लेकर काफी गंभीर है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी इस मसले पर ममता के खिलाफ आक्रामक है। पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी घटना के पर राजनीति करें, लोगों का नरसंहार हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने एसआईटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। समित पात्रा ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में बंगाल में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं।
समित पात्रा ने वीरभूमि हत्याकांड पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वीरभूमि में जहां निर्मम हत्याएं हुई हैं, वहां की महिलाएं कह रही थी कि घटना के बाद पुलिस नदारद थी, एम्बुलेंस तक वहां नहीं पहुंचने दी गई। इस बीच वीरभूमि जिले में हुई नरसंहार की घटना में चौंकाने वाली बात सामने आई। डीजीपी के मुताबिक इस घटना में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई, उससे पता चलता है कि मारी गई महिलाओं और बच्चों को जलाने से पहले उनके साथ निर्ममता पूर्वक उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश पर एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां सबूतों को बचाकर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए लिया गया निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर सरकार इसे लागू करेगी। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार के दिन भी जमकर कामकाज हुआ। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान जहां तमाम अहम सवालों के जवाब दिए गए, वहीं शून्यकाल में सांसदों ने कई जरूरी मुद्दों को भी उठाया। राज्यसभा में आज केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गति शक्ति मिशन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने सदन में जानकारी दी कि देश में किन किन क्षेत्रों में रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद देश में बेरोजगारी में कमी आई है और रोजगार में बढ़ोतरी हुई। इससे यह साफ होता है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की दर कम हुई है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर बताया कि हमारी चिंता वहां पर फंसे हुए उन लोगों को लेकर थी जो वहां जारी युद्ध के समय में फंसे थे। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत रूस और यूक्रेन में शांति चाहता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण देश में महंगाई बढ़ी। वहीं दूसरी ओर सदन में बैठे और नेता इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते रहे। इसके साथ ही लोकसभा में पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। बात राज्यसभा की करें तो सदन में रेल मंत्रालय की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर वैल्यू हासिल कर नया रिकॉर्ड कायम किया। सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने हेतु सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए 2016 में जेम पोर्टल की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम पोर्टल की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर वैल्यू हासिल किया है। यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। जेम प्लेटफॉर्म विशेष रूप से एमएसएमई को सशक्त बना रहा है, जिसमें 57% ऑर्डर वैल्यू एमएसएमई क्षेत्र से आ रहा है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जेम से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई। उन्होंने राज्यों और पंचायतों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा पोर्टल से जुड़े। दिव्यांग आयुष कुंडल ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आयुष के पैरों से बनाई पेंटिंग को प्रेरक बताते हुए देशवासियों से इन्हें देखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने आयुष के विषय में ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अब आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप आयुष कुंडल की पेंटिंग को जरूर देखें। आयुष ने अपनी पेंटिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें उनकी जिंदगी के अलग अलग रंग समाहित हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज आयुष कुंडल से मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया। आयुष ने जिस प्रकार पेंटिंग में महारत हासिल की और अपनी भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार दिया है, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। अनवरत प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए मैं उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान को बताते हुए उन्होंने कहा कि हंसाबेन मेहता ने न केवल देश में महिलाओं के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि गुजरात में महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ भाग लेने के लिए वे प्रेरणा स्रोत बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सिख बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सिख प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से मिलकर उनका अभिवादन किया। विदेश मंत्रालय ने इस्लामी देशों के संगठन की ओर से भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में जारी बयान और प्रस्तावों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित ओआईसी बैठक के बयान और प्रस्तावों के बारे में गुरुवार को कहा कि यह संगठन पाकिस्तान की शह पर काम करके अपनी साख पर बट्टा लगा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संगठन पाकिस्तान के हाथों खेल रहा है और उसकी कार्रवाई बेईमानी है। ओआईसी की भारत विरोधी टिप्पणियां झूठ और गलत बयानी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाला देश है तथा उसकी शय पर ओआईसी द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव पर टिप्पणियां निरर्थक है।
विश्व टीबी दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में हर साल 4 लाख लोगों की मौत टीबी से हो जाती है, जिनमें अधिकांश लोगों की मौत 60 साल से कम उम्र में हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि परिवार के कमाने वाले सदस्य का यूं कम उम्र में चले जाना परिवार को झकझोर देता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और जन आंदोलन के जरिए इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते उन्होंने 25 टीबी ग्रस्त बच्चों को गोद लिया था, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए भी यह सिलसिला जारी है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्मूलन के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग टीबी की दवाई के साथ साथ 2 वैक्सीन पर भी काम कर रहा है। देश में लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला टीबी मुक्त हो गया है। टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम करने वाले 8 जिलों और 14 राज्य को सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने की मांग की थी। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने परमवीर सिंह को इस मामले में किसी तरह को राहत देने से इनकार किया था। मेटा ने गुरुवार को कंपनी के सबसे बड़े उपभोक्ता सामान और ऑटो विज्ञापन दाताओं पर केंद्रित रणनीति और समाधान करने का नेतृत्व करने के लिए भारत की सीपीजी ऑटो और D2C उद्योग वर्टिकल के निदेशक के रूप में सौगतो भौमिक की नियुक्ति की घोषणा की। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79 पॉइंट की गिरावट के साथ 57,595 पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी भी 22 अंकों की गिरावट के साथ 17,222 पर बंद हुआ। शादियों के सीजन शुरू होने से पहले सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव दिखने लगा है। आज चांदी 36 रुपए महंगी होकर 67,770 रुपए प्रति किलो की दर से खुली, तो वहीं 24 कैरेट सोना 140 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़कर 51,777 रुपए पर खुला। वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के निदेशक मंडल ने गुरुवार को हिसाशी ताकशी को कंपनी का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। नेपाल ने डिजिटल लेन देन के लिए भारत द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस का इस्तेमाल शुरू किया। भारत में यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भीम यूपीआई लोगों के पसंदीदा भुगतान विकल्प के रूप में उभरा है। जी एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी शेयरधारक इन्वेस्टको डेवलपिंग मार्केट्स फंड ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह जी सोनी विलय सौदे का समर्थन करेगी। निवेश कंपनी ने जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका को पद से हटाने को लेकर कंपनी के शेयरधारकों की असाधारण बैठक बुलाने पर जोर नहीं देने का भी निर्णय लिया है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता बोर्ड ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने 6 महीने में भारत में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने घोषणा की है कि उसके डायरेक्ट मैसेज सर्च फीचर को अपग्रेड मिला है। ये बातचीत की सामग्री के माध्यम से खोज कर सकता है और विशिष्ट संदेशों को वापस कर सकता है। अमेरिका ने घोषणा की है कि उसने चीन के 352 उत्पादों को दोबारा आयात शुल्क छूट के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। मेटा स्वामित्व वाली एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने सभी यूजर्स के लिए बहुप्रतीक्षित मल्टी डिवाइस समर्थन शुरू कर दिया है। और बदले सुरक्षा माहौल में नाटो लंबी दौड़ की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के शुरू होने के 1 माह बाद ब्रसेल्स में यूक्रेन संकट पर नाटो की आपात बैठक का सार निकल कर आया कि नाटो यूक्रेन में अपना सेना तैनात नहीं करेगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बैठक में यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता के साथ साइबर सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराने का भरोसा दिया गया। पश्चिमी संगठन के नेताओं ने रूसी आक्रमण के जवाब में पूर्व क्षेत्र अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सैन्य गठबंधन ने सदस्य देशों द्वारा सैन्य खर्च में वृद्धि और एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी नाटो की आपात बैठक को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए यूक्रेन रूस के हमले से अपनी रक्षा के लिए केवल नाटो के 1% जेट और टैंक मांग रहा है। शिखर सम्मेलन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चीन और बेलारूस से रूस का समर्थन बंद करने का आग्रह किया है। शिखर सम्मेलन में युद्ध में रूस के रासायनिक और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उनके कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के 1 महीने बाद नाटो के नेताओं ने ब्रसेल्स में मुलाकात की।
यूक्रेन पर रूसी हमले का करीब 1 महीना पूरा होने को है और इस 1 महीने में रूस ने यूक्रेन के उन शहरों पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया जो रणनीतिक रूप से काफी अहम है। काला सागर से लगा ओडेसा, चर्नोबिल, ज़पोरिज़िया, मारियोपोल, माइकोलाइव, कीव समेत सभी प्रमुख शहरों पर रूसी सैनिकों ने रॉकेट, मिसाइल और बम के हमलों से तबाह कर दिया है। कीव की मजबूत घेराबंदी को रूसी सैनिक अब तक तोड़ तो नहीं पाई, लेकिन बाहरी इलाके से ही आसमान से मिसाइलें और गोलों की बारिश करी। रूस पर पलटवार करते हुए यूक्रेनी नौसेना ने वीडियो जारी कर एक रूसी जहाज ओर्स को तबाह करने का दावा किया है। दोनों पक्षों के बीच जारी घमासान के बीच रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के इज्यूम पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन के चर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट के एक प्रयोगशाला को रूसी सेना द्वारा तबाह करने का आरोप लगाया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के प्रमुख ने अपने रूस दौरे के दौरान यूक्रेन के लोगों को सहायता पहुंचाने और अन्य मानवीय कार्यों से जुड़े लोगों को छुड़ाने के लिए रूसी विदेश और रक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श किया। इस बीच कीव में जारी घमासान के बीच एक रूसी पत्रकार की मौत हो गई। द इंसाइडर के अनुसार बैलिना के साथ मौजूद एक अन्य नागरिक की भी मौत हो गई। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने दमिश्क में यात्रा करने वाले ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने पर वार्ता के विकास पर चर्चा की है। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पूर्वी सागर की ओर एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी जानकारी दी। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद यह मिसाइल जापान के समुद्र में गिरी। तालिबान ने सभी गर्ल्स हाई स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। तालिबान सरकार ने बुधवार को स्कूल खोलने की घोषणा के खिलाफ यह निर्णय लिया, जिसमें कहा गया था कि बुधवार को लड़कियों के हाई स्कूल खुलेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूलों को बंद किए जाने को लेकर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए हाई स्कूल को बंद करने का तालिबान का फैसला अफगानिस्तान के लिए गहरी निराशा और नुकसान पहुंचाने वाला होगा। पैराग्वे की राजधानी असियोनजोन में भारी बारिश और बाढ़ में कई कारें बह गई और भारी नुकसान हुआ है। राजधानी की सड़कें पानी से भर गई, कारें छतों तक पानी में डूबी हुई नजर आई। अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विदेश मंत्री रहते हुए मैडलिन अल्ब्राइट अमेरिकी सरकार के इतिहास में सर्वोच्च पद पर आसीन महिला थी। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने गुरुवार को सत्तारूढ़ पीटीआई के सदस्यों से कहा है कि पार्टियों को बदलने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि देश में जल्दी चुनाव भी बुलाए जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया के सशस्त्र बलों ने गुरुवार को उत्तर कोरिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अपनी कुछ प्रमुख मिसाइलों को शामिल करते हुए एक संयुक्त लाइव फायर अभ्यास किया। यमन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत ताइज में अज्ञात हमलावरों ने एक फोटो पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस सप्ताह की शुरुआत में गुआंगसी क्षेत्र में एक पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हुए चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के यात्री विमान से ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमण के 43 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मामले आए। वहीं 61,29,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 8 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा हो गई है। पुर्तगाली सरकार ने 18 अप्रैल तक कोविड-19 महामारी अलर्ट स्थिति के विस्तार की घोषणा की है। केन्या 28 फरवरी को एक्सपायर होने वाले एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 8,40,000 खुराक को नष्ट कर देगा। मेयो क्लिनिक के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना अब असामान्य है, जहां टीकाकरण के बाद 1000 में से एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्ना ने कहा है कि वह खाद्य एवं औषधि प्रशासन से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने का अनुरोध करेगी। रूस पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 25,000 से अधिक नए मामले सामने आए। विश्व में कोविड की चौथी लहर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कहा कि वे एक दिन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनना चाहते हैं। भारत के पी कश्यप को स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ वॉकओवर मिला है। अविनाश साबले ने इंडियन ग्रैंड प्रीमियम 2 एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
महाराष्ट्र के साबले ने 8 मिनट 16.21 सेकंड का समय निकाला। उन्होंने टोक्यो में बनाया अपना ही रिकॉर्ड 1.91 सेकंड से तोड़ा है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने साल 2024 तक पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स शुरू करने की बात कही है। आईपीएल के शुरू होने से ठीक पहले सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जारी बयान के अनुसार टीम के नए कप्तान अब रविंद्र जडेजा होंगे। बहरीन में खेले गए दोस्ताना फुटबॉल मैच में बहरीन ने भारत को 2-1 से हरा दिया है। भारत और बेलारूस के बीच एक अन्य दोस्ताना मुकाबला 27 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान और मानिका बत्रा की जोड़ी WTA कंटेंडर के मिश्रित युगल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में साथियान और मानिका की जोड़ी ने हांगकांग की वोंग चुनटिंग और डू होई केम की जोड़ी को हराया है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही मानिका और साथियान की जोड़ी अब मिश्रित युगल रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग के साथ 7वें पायदान पर पहुंच गई है। जॉन अब्राहम अभिनीत सुपर सैनिक एक्शन फिल्म अटैक का दूसरा ट्रेलर गुरुवार को जारी किया गया। फिल्म का नया ट्रेलर एक्शन से भरपूर है। 2 मिनट 34 सेकंड के इस ट्रेलर में जॉन दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आ रहे हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी देखने के बाद तारीफ करते हुए पोस्ट में लिखा कि द कश्मीर फाइल्स देखी और फिल्म देखकर दंग रह गई। दोस्तों, इस फिल्म को मिस न करें। तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @TD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @TD News Hindi। तो अभी बस इतना ही। नमस्कार।